हेलो एवरीवन, अचीव योर गोल्स में आपका स्वागत है। आज से मैं शुरू करने जा रही हूँ सी-टेट के प्रीवियस ईयर पेपर का सलूशन। किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने का सबसे आसान तरीका होता है उस एग्ज़ाम के 5 से 10 वर्षों के पेपर को सॉल्व करना, जिससे हमें उसका एग्ज़ाम पैटर्न पता चल सके। आज हम डिस्कस करेंगे 7 जुलाई 2024 में हुए सी-टेट एग्ज़ाम के बाल विकास के क्वेश्चंस। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। भाग 1, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। क्वेश्चन नंबर 1 है, शिक्षार्थी अधिगम प्रक्रिया में व्यस्त और सक्रिय रूप से शामिल महसूस करते हैं जब ऑप्शन है 1, उनके पूर्व ज्ञान को पृथक किया जाता है और नकारा जाता है। ऑप्शन 2, गतिविधियां उनके संदर्भ से संबंधित होती हैं। ऑप्शन 3, अधिगम का बल दोहराव और रटने पर होता है। ऑप्शन 4, शिक्षार्थियों की सामाजिक भावनात्मक आवश्यकताओं की उपेक्षा की जाती है। कब जो है शिक्षार्थी सक्रिय रूप से भाग लेगा अधिगम में? जब जो बातें सिखाई जा रही हैं वो उसका उसमें इंटरेस्ट हो या उससे रिलेटेड हो। तो यहाँ पर क्या सही होगा? ऑप्शन 2, गतिविधियाँ उनके संदर्भ से संबंधित होती हैं, तब वो सक्रिय रूप से शिक्षार्थी भाग लेगा अधिगम में। क्वेश्चन नंबर 2 है, अभिकथन है ए, शिक्षकों को कक्षा में प्रभावी संज्ञान सुनिश्चित करने के लिए बच्चों को संवेगात्मक सहारा देना चाहिए। कारण है आर, संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे से जटिल रूप से संबंधित हैं। सही विकल्प चुनें। ऑप्शन 1 है ए और आर दोनों गलत है। ऑप्शन 2, ए और आर दोनों सही है और ए की आर सही व्याख्या करता है। ऑप्शन 3 है ए और आर दोनों सही है लेकिन ए की आर सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन 4 है ए सही है लेकिन आर गलत है। यहाँ पर कथन जो है कि शिक्षक को अपना संज्ञान सुनिश्चित कराने के लिए बच्चों को संवेगात्मक सहारा देना चाहिए, ये सही है क्योंकि शिक्षक जो है बच्चों से जुड़ा रहेगा भावनात्मक रूप से, संवेगात्मक रूप से, तो वो अपना प्रभावी ढंग से संज्ञान जो है उसको सुनिश्चित कर पाएगा। और कारण जो है कह रहा है कि संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे से जटिल रूप से संबंधित हैं, ये भी सही है क्योंकि ये दोनों जो हैं जटिल रूप से एक दूसरे से संबंधित हैं। तो यहाँ आंसर क्या होगा? ऑप्शन 2 आंसर होगा। ए और आर दोनों सही हैं और ए आर की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, आमतौर पर सीखने को अक्षमता कठिनाइयों वाले बच्चों में ऑप्शन 1 है, मानक बुद्धि परीक्षणों के माध्यम से निदानित बहुत कम बुद्धि लब्धि होती है। ऑप्शन 2, नज़र कमज़ोर होने के कारण पढ़ने में परेशानी होती है। ऑप्शन 3, अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने में समस्या आती है। और ऑप्शन 4 है, एक जैसे दिखने वाले अक्षर और वर्ण को लेकर भ्रम होता है। यहाँ कह रहा है सीखने की अक्षमता, मतलब लर्निंग डिसेबिलिटी की बात हो रही है। तो लर्निंग डिसेबिलिटी क्या होगी? एक जैसे दिखने वाले अक्षर और वर्ण को लेकर भ्रम होना, क्योंकि ये जो है लर्निंग डिसेबिलिटी है, जबकि नज़र कमज़ोर होना या भावनाओं को नियंत्रित न करना ये सब, और मानक बुद्धि परीक्षणों के माध्यम से बहुत कम बुद्धि लब्धि होना, ये सारी जो है मानसिक और शारीरिक कमियां हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? ऑप्शन 1 है, शिक्षक बच्चों को स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए उनके हाल पर छोड़ देते हैं। ऑप्शन 2, शिक्षक ज्ञान का प्राथमिक स्रोत होते हैं। ऑप्शन 3, शिक्षक एक सुविधा प्रदाता के रूप में कार्य करते हैं। और ऑप्शन 4, शिक्षक निर्धारित पाठ्यक्रम को ज्यों का त्यों लागू करते हैं। यहाँ क्या सही होगा? प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षक की क्या भूमिका होगी कि शिक्षक जो है वो एक सुविधा प्रदाता के रूप में कार्य करे, जो छात्र हैं उनको जब उनकी ज़रूरत हो उस हिसाब से वो अपनी सुविधा दें। तो ऑप्शन 3 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रतिभाशाली बच्चों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? पहला है, प्रतिभाशाली छात्र अन्य छात्रों की तुलना में अपेक्षाकृत उन्नत गति से सीखते हैं। ऑप्शन 2, प्रतिभाशाली बच्चे सीखने की अक्षमता के जोखिम से मुक्त होते हैं। ऑप्शन 3, प्रतिभाशाली बच्चे निश्चित रूप से शैक्षणिक, सामाजिक और भावनात्मक सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता प्राप्त करते हैं। और ऑप्शन 4, प्रतिभाशाली छात्र हमेशा खुश, लोकप्रिय और अच्छी तरह से समायोजित होते हैं। यहाँ सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा ऑप्शन 1, प्रतिभाशाली छात्र अन्य छात्रों की तुलना में अपेक्षाकृत उन्नत गति से सीखते हैं। ऑप्शन 1 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, जीन पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी क्षमताएं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता है?
ऑप्शन 1 है प्रतीकात्मक खेल और जीववाद। ऑप्शन 2 है वर्गीकरण और क्रमबद्धता। ऑप्शन 3 है संरक्षण और अमूर्त चिंतन। और ऑप्शन 4 है नकल और प्रतिवर्तिता। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन 1 प्रतीकात्मक खेल और जीववाद। अगर आपको टॉपिक वाइज वीडियो चाहिए तो मेरे चैनल पे आप प्लेलिस्ट में जाइए और CTET CDP की प्लेलिस्ट जो है उसमें आपको टॉपिक वाइज सारे थिंकर्स जो हैं उनके बारे में अलग अलग वीडियो मिलेगी। प्रतिभाशाली बालक, विशिष्ट बालक, इन पर अलग अलग वीडियो मिलेगी, जिससे कि आप जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन इन टॉपिक्स पर आएंगे तो अच्छी तरह से सॉल्व कर सकेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, आलोचनात्मक सोच वाले प्रश्न पूछने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ऑप्शन 1 छात्रों को जानकारी याद रखने के लिए प्रोत्साहित करना। ऑप्शन 2 छात्रों को प्रक्रियात्मक ज्ञान विकसित करने में सक्षम बनाना। ऑप्शन 3 छात्रों के ज्ञान और समझ कौशल का आकलन करने के लिए। ऑप्शन 4 उच्च स्तरीय सोच और समस्या समाधान कौशल को बढ़ावा देने के लिए। आलोचनात्मक सोच वाले प्रश्न क्यों पूछे जाते हैं? क्योंकि उससे जो है बच्चों में उच्च स्तरीय सोच और समस्या समाधान कौशल को बढ़ावा मिलता है। ऑप्शन 4 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, आनुवंशिकता पूरी तरह से एक व्यक्ति का निर्धारण करती है? पहला है सेक्स, दूसरा है जेंडर, तीसरा है शैक्षणिक सफलता और चौथा है सीखने की शैली। यहाँ बताना है कि कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो आनुवंशिकता जो है निर्धारित करती है। तो ऑप्शन 1 दिया हुआ है 2, 3, 4। ऑप्शन 2 है 1, ऑप्शन 3 है 2, ऑप्शन 4 है 1, 3, 4। तो क्या क्या निर्धारित करती है? पहला तो आनुवंशिकता जो है निर्धारित करती है, सेक्स को निर्धारित करती है, उसके बाद शैक्षणिक सफलता को निर्धारित करती है, फिर चौथा जो है सीखने की शैली को निर्धारित करती है। तो ऑप्शन 1, 3 और 4 होगा। ऑप्शन 4 यहाँ सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8, बच्चों की लंबाई और वजन में वृद्धि किसका उदाहरण है? ऑप्शन है 1 संज्ञानात्मक परिवर्तन, 2 है मात्रात्मक परिवर्तन, 3 है गुणात्मक परिवर्तन और 4 है भावात्मक परिवर्तन। कैसा परिवर्तन है लंबाई और वजन में वृद्धि? लंबाई और वजन में वृद्धि जो है वो मात्रात्मक परिवर्तन है। तो ऑप्शन 2 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, लेव वाइगोस्की के अनुसार बच्चे अपने स्वयं के व्यवहार को किस प्रकार नियमित करते हैं? ऑप्शन 1 है खुद को पुनर्बलन के उपयोग द्वारा। ऑप्शन 2 अनुकूलन की प्रक्रिया द्वारा। ऑप्शन 3 आत्मवाक के प्रयोग द्वारा और ऑप्शन 4 संतुलीकरण की प्रक्रिया द्वारा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 3 आत्मवाक के प्रयोग द्वारा। आत्मवाक का प्रयोग इनर स्पीच क्या है? जब बच्चा स्वयं से बात करता है तो उसे हम आत्मवाक कहते हैं। वाइगोस्की कहते हैं कि जब वो आत्मवाक करता है इनर स्पीच से, वो क्या क्या करता है? अपने व्यवहार की योजना बनाता है, कैसे वो रहेगा, अपने कार्यों की निगरानी करता है और वो अपने भावनाओं को नियंत्रित करता है। ये जो है ये चीज़ें जो हैं उसके द्वारा ही वो अपने स्वयं के व्यवहार को नियमित करता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन 1 विकास के विभिन्न पहलू एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। ऑप्शन 2 विकास एक असतत प्रक्रिया है। ऑप्शन 3 विकास चक्रीय तरीके से होता है, रैखिक नहीं। ऑप्शन 4 विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर बढ़ता है। इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा ऑप्शन 3 विकास जो है चक्रीय तरीके से होता है, रेखीय तरीके से नहीं। ऑप्शन 3 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, कक्षा 5वीं के बच्चों को तैरने और डूबने की अवधारणाओं को पढ़ाने के लिए संरचनावाद में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षकों द्वारा कौन सा शैक्षणिक दृष्टिकोण अपनाया जाएगा? ऑप्शन 1 निर्देशित खोज, ऑप्शन 2 व्याख्यान विधि, ऑप्शन 3 वीडियो दिखाना और ऑप्शन 4 पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण दिखाना। इसमें क्या होगा सही आंसर? कक्षा 5वीं बच्चों को तैरने और डूबने की अवधारणा को पढ़ाने के लिए क्या करना होगा? उसे निर्देशित खोज करना होगा। ऑप्शन 1 यहाँ पे सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13, विभिन्न जेंडर के व्यवहार के बारे में पूर्व कल्पित सामान्यीकरण क्या कहलाते हैं? ऑप्शन 1 जेंडर प्रारूप, ऑप्शन 2 जेंडर रूढ़िवादिता,
ऑप्शन 3 जेंडर भेदभाव और ऑप्शन 4 जेंडर पहचान। व्यवहार के बारे में पूर्व कल्पित सामान्यीकरण। जब हम पहले से सोच लें कि इस जेंडर का व्यक्ति ये कार्य करेगा, इस जेंडर का व्यक्ति ये कार्य करेगा, तो ये क्या होगी? जेंडर रूढ़िवादिता होगी। तो ऑप्शन 2 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14, एक समावेशी कक्षा में ऑप्शन 1 सभी बच्चे समान पाठ्यक्रम का पालन करते हैं और सभी शिक्षार्थियों के लिए समान शिक्षा शास्त्र अपनाया जाता है। ऑप्शन 2 है विशेष बच्चे हमेशा अपने पाठ्यक्रम पर काम करते हैं। ऑप्शन 3 है सभी बच्चों की कक्षा की गतिविधियों तक पहुंच है और वे कक्षा की क्रिया में शामिल हैं। ऑप्शन 4 विशेष बच्चों को ज़रूरतमंद और आश्रित के रूप में देखा जाता है। यहाँ सही आंसर क्या होगा? समावेशी कक्षा में क्या होता है? सभी बच्चों की कक्षा की गतिविधियों तक पहुंच हो, वो सारे जो गतिविधियां हों उसको कर सकें और वे कक्षा की क्रिया में शामिल हों। तो ऑप्शन 3 यहाँ पे सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15, लेव वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार छात्रों के सीखने के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुशंसित दृष्टिकोण है? ऑप्शन 1 है छात्रों को ऐसा प्रदान करना चाहिए जिसे वे व्यक्तिगत रूप से प्रबंधित और पूरा कर सकें। दूसरा, छात्रों को ऐसा काम प्रदान करना जो उनकी समझ के वर्तमान स्तर से पूरी तरह से असंबंधित हो। ऑप्शन 3 है छात्रों के वर्तमान स्तर पर आधारित उनको उचित समर्थन और मार्गदर्शन के साथ काम प्रदान करना। और ऑप्शन 4 है छात्रों को कोई सहायता नहीं देना और उन्हें अपने दम पर संघर्ष करने के लिए छोड़ देना। यहाँ लेव वाइगोस्की क्या कहते हैं? लेव वाइगोस्की जो है वो कहते हैं कि छात्रों के वर्तमान स्तर पर आधारित जो उनका स्तर हो उसके हिसाब से उनको काम देना चाहिए और उसके को उचित समर्थन और मार्गदर्शन भी देना चाहिए कि ये कार्य कैसे होगा। तो ऑप्शन 3 यहाँ पे सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16, हेंज की दुविधा को पेश किए जाने पर अरुणिमा तर्क देती है कानून इन परिस्थितियों के लिए स्थापित नहीं किया गया था। इस स्थिति में दवा लेना वास्तव में सही नहीं है लेकिन यह उचित है। लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार अरुणिमा नैतिक विकास की कौन सी अवस्था में है? ऑप्शन है 1 यांत्रिक उद्देश्य एवं नियम, ऑप्शन 2 सामाजिक सरोकार और विवेक, ऑप्शन 3 नैतिकता का विरोधाभास, व्यक्तिगत अधिकार एवं लोकतांत्रिकता, ऑप्शन 4 दंड की ओर उन्मुखीकरण और आज्ञाकारिता स्वीकृत कानून। कौन सी उसमें है, चरण में है? तो ऑप्शन 3 जो है वो सही होगा, नैतिकता का विरोधाभास और व्यक्तिगत अधिकार एवं लोकतांत्रिकता। ऑप्शन 3 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 17, गणित में अपने खराब अंकों के बारे में बात करते हुए अवि कहता है मुझे अंकों की समझ नहीं है। अवि अपने प्रदर्शन का कारण किसको ठहरा रहा है? ऑप्शन है 1 योग्यता का अभाव, ऑप्शन 2 किस्मत, ऑप्शन 3 कार्य कठिनाई और ऑप्शन 4 कोशिश की कमी। किसको वो दर्शा रहा है? योग्यता के अभाव को। तो ऑप्शन 1 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है अभिकथन ए, जबकि कुछ बच्चे 12 महीने की उम्र में बड़बड़ाना और 2 शब्दों का वाक्य बोलना शुरू कर देते हैं, अन्य 20 महीने की उम्र तक ऐसा नहीं करते। कारण, विकासात्मक प्रतिमान केवल सांकेतिक है और व्यक्तिगत बच्चों का विकास काफ़ी भिन्न हो सकता है। सही विकल्प चुनें। ऑप्शन है ए और आर दोनों गलत है, ऑप्शन 2 ए और आर दोनों सही है और ए की आर सही व्याख्या करता है, ऑप्शन 3 ए और आर दोनों सही लेकिन ए की आर सही व्याख्या नहीं करता है, ऑप्शन 4 ए सही है लेकिन आर गलत है। यहाँ कहा जा रहा है कि कुछ बच्चे 12 महीने में ही बड़बड़ाना 2 शब्द के वाक्य बोलना शुरू कर देते हैं और अन्य बच्चे 20 महीने तक भी नहीं बोलते हैं। और कारण बताया जा रहा है कि विकासात्मक प्रतिमान जो होता है वो सांकेतिक है और व्यक्तिगत बच्चों का विकास काफ़ी भिन्न भिन्न हो सकता है। अलग अलग बच्चे अलग अलग उम्र में बोलना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे कथन भी सही है और कारण भी सही है और जो कथन है वो कारण कथन का जो है वो कारण सही बताया जा रहा है। तो ऑप्शन 2 यहाँ सही होगा। ए और आर दोनों सही हैं, ए की आर सही व्याख्या करता है, ऑप्शन 2 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छी तरह से तैयार किए गए आलोचनात्मक सोच वाले प्रश्न की विशेषता नहीं है? यहाँ पर नहीं को ध्यान आप देंगे कि यहाँ पर लिखा है नहीं है, नहीं बताना है। ऑप्शन 1 है
यह उच्च स्तरीय सोच और समस्या समाधान कौशल को बढ़ावा देता है। ऑप्शन 2, यह खुला प्रश्न है और कई उत्तरों को प्रस्तुत करने की अनुमति देता है। ऑप्शन 3, यह मुख्य रूप से तथ्यात्मक जानकारी पर आधारित है। ऑप्शन 4, इसमें सूचना के विश्लेषण और मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। यहाँ पूछा जा रहा है आलोचनात्मक सोच वाले प्रश्न की विशेषता नहीं है। तो आलोचनात्मक सोच वाले प्रश्न की विशेषता क्या नहीं है कि यह मुख्य रूप से तथ्यात्मक जानकारी पर आधारित होता है। ऑप्शन 3 यहाँ सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, अभिकथन है, शिक्षकों को बच्चों के साथ काम करते समय लगातार अपने स्वयं के दृष्टिकोण और पूर्वाग्रहों की जांच करनी चाहिए। कारण है समस्या समाधान की प्रक्रिया कार्यात्मक स्थिरता से बाधित है। ऑप्शन यहाँ दिए गए हैं। 1, A और R दोनों गलत है। ऑप्शन 2, A और R दोनों सही है और A की R सही व्याख्या करता है। ऑप्शन 3, A और R दोनों सही है लेकिन A की R सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन 4, A सही है लेकिन R गलत है। यहाँ जो कथन है वो भी सही है और कारण भी सही है, लेकिन क्या है कि A की जो है वो R सही व्याख्या नहीं करता है, कारण सही नहीं बता रहा है। तो ऑप्शन 3 हमारा यहाँ पे सही होगा। ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 21 है, अभिकथन, विविध सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से छात्रों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कक्षा शिक्षण को सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी होना चाहिए। कारण है R, कक्षा में समता केवल मानकीकृत पाठ्यचर्या एवं आकलन के द्वारा सुनिश्चित की जा सकती है। सही विकल्प चुनें। A और R दोनों गलत है। ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, A और R दोनों सही है और A को R सही व्याख्या करता है। तो ऑप्शन 3 है, A और R दोनों सही है लेकिन A की R सही व्याख्या नहीं करता है। चौथा है, A सही है लेकिन R गलत है। यहाँ पे जो है ऑप्शन जो है, विविध सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से छात्रों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कक्षा शिक्षण को सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी होना चाहिए, ये सही है। और कारण जो बता रहा है R, कक्षा में समता केवल मानकीकृत पाठ्यचर्या एवं आकलन के द्वारा सुनिश्चित की जा सकती है, ये गलत है। तो ऑप्शन हमारा क्या सही होगा? ऑप्शन 4 सही होगा। A सही है लेकिन R गलत है। क्वेश्चन नंबर 22, हार्वर्ड गार्डनर की दी गई बुद्धि की अवधारणा का निहितार्थ है कि ऑप्शन 1, बुद्धि केवल प्रयोगात्मक अधिगम से संबंधित है। ऑप्शन 2, सभी लोग दुनिया को समान रूप से समझते और संसाधित करते हैं। ऑप्शन 3, अलग अलग आयामों में लोगों की अलग अलग योग्यताएं होती हैं। ऑप्शन 4, बुद्धि का केवल एक ही आयाम होता है। क्या सही होगा? हार्वर्ड गार्डनर की दी गई बुद्धि की अवधारणा क्या है कि अलग अलग आयामों में लोगों की अलग अलग योग्यताएं होती हैं। ये जो है हार्वर्ड के अनुसार है। ऑप्शन 3 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सी सार्थक सीखने के लिए एक प्रभावी स्मृति तकनीक है? ऑप्शन 1, विस्तृत दोहराव। ऑप्शन 2, रटने एवं दोहराव। ऑप्शन 3, स्मृति सहायक विधियाँ। ऑप्शन 4, संकल्पना चित्रण। क्या है सही आंसर इसका? निम्नलिखित में से कौन सी सार्थक सीखने के लिए एक प्रभावी स्मृति तकनीक नहीं है? तो यहाँ जो है रटना जो है हमेशा से अच्छा नहीं माना जाता है, तो रटना और दोहराव जो है ये नहीं है। ऑप्शन 2 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से अवधारणा के निरूपण का कौन सा क्रम बच्चों की संज्ञानात्मक क्षमताओं के उत्तरोत्तर विकास के अनुसार है? ऑप्शन 1 है संकेत आधारित, छवि आधारित, क्रिया आधारित। ऑप्शन 2, क्रिया आधारित, छवि आधारित, संकेत आधारित। ऑप्शन 3, छवि आधारित, संकेत आधारित, क्रिया आधारित। और ऑप्शन 4 है संकेत आधारित, क्रिया आधारित और छवि आधारित। यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा जो है वो बच्चों की संज्ञानात्मक क्षमताओं के उत्तरोत्तर विकास के अनुसार है, जिसमें उसका उत्तरोत्तर एक के बाद एक विकास होता है। तो सही आंसर क्या होगा? पहले तो क्रिया आधारित होना चाहिए, फिर छवि आधारित और उसके बाद संकेत आधारित। ऑप्शन 2 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 25, अभिकथन है, शिक्षकों को कक्षा में प्रश्न पूछने पर ध्यान देना चाहिए और निर्देश देने के बजाय उन्हें प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। कारण, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है कक्षा में बच्चों की आवाज़ को महत्व देना और उनकी प्रतिभागिता को सुनिश्चित करना। सही विकल्प चुनें। ऑप्शन 1 है, A और R दोनों गलत है। ऑप्शन 2 है, A और R दोनों सही है लेकिन A की R सही व्याख्या करता है। ऑप्शन 3, A और R दोनों सही है लेकिन A
की आर सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन 4 ए सही है लेकिन आर गलत है। यहाँ क्या सही होगा? ऑप्शन 2 ए और आर दोनों सही है लेकिन ए की आर सही व्याख्या करता है। ऑप्शन 2 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 26। जागृति को पता चल गया कि उसका कुत्ता रस्टी एक गोल्डन रिट्रीवर है। जब वह एक और कुत्ते को देखती है जो रस्टी जैसा दिखता है लेकिन एक अलग नस्ल का है तो वह उसे भी कुत्ता ही समझती है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार यह किस अवधारणा को प्रदर्शित करता है? ऑप्शन 1 समायोजन, ऑप्शन 2 अहम केंद्रिता, ऑप्शन 3 वस्तु स्थायित्व, ऑप्शन 4 संरक्षण। क्या है? समायोजन। यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन 1 समायोजन। क्वेश्चन नंबर 27। ऐसे बच्चे जिन्होंने बहुत कम उम्र में गंभीर मानव सामाजिक अभाव का अनुभव किया है, आमतौर पर उनके विकास में देरी तथा बाधा उत्पन्न होती है और पुनर्वास के बावजूद विकास के कुछ क्षेत्रों में सुधार अधीनस्थ होने की संभावना है। यह अवधि जिसमें विकास पर्यावरणीय समर्थन से महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित होता है कहलाती है। ऑप्शन 1 संवेदनशील अवधि, ऑप्शन 2 निगमनात्मक अवधि, ऑप्शन 3 सहजकाल और ऑप्शन 4 मूलकाल। कौन सी अवधि कहलाती है? ऑप्शन 1 संवेदनशील अवधि। क्वेश्चन नंबर 28। दोहराव एवं बारंबार किए जाने वाला व्यवहार किसकी विशिष्ट पहचान है? ऑप्शन 1 मस्तिष्क पक्षाघात की, ऑप्शन 2 स्वलिन क्रम विकार की, ऑप्शन 3 अधिगमनात्मक विकलांगता की, ऑप्शन 4 ध्यान न्यूनता अति क्रियाशीलता विकार को। क्या दिखाती है? बार बार जो है दोहराव एवं बारंबार किए जाने वाला व्यवहार स्वलिन क्रम विकार की। तो ऑप्शन 2 यहाँ सही होगा। क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से कौन सा निरंतर और व्यापक मूल्यांकन का समर्थन करेगा? ऑप्शन 1 मानकीकृत बुद्धि परीक्षण, 2 सर्वश्रेष्ठ कार्य पोर्टफोलियो, ऑप्शन 3 वृद्धि और अधिगम प्रगति पोर्टफोलियो, ऑप्शन 4 मानकीकृत उपलब्धि परीक्षण। यहाँ पे निरंतर और व्यापक मूल्यांकन का समर्थन कौन करेगा? वृद्धि और अधिगम प्रगति पोर्टफोलियो। तो ऑप्शन 3 यहाँ सही होगा। क्वेश्चन नंबर 30। सामाजिक रचनावादियों के अनुसार अधिगम की प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन 1 अधिगम अर्थ निर्माण की एक सामाजिक प्रक्रिया है, ऑप्शन 2 अधिगम एक व्यक्तिवादी प्रक्रिया है जो अलगाव में होती है, ऑप्शन 3 अधिगम केवल कक्षा या औपचारिक शैक्षिक विन्यास में होता है, ऑप्शन 4 अधिगम एक निष्क्रिय प्रक्रिया है जो केवल अवलोकन के माध्यम से होता है। यहाँ सही आंसर क्या होगा? अधिगम की प्रक्रिया के बारे में क्या सही है? अधिगम अर्थ निर्माण की एक सामाजिक प्रक्रिया है। तो ऑप्शन 1 सही होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।